बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसको मेन पार्ट में डिवाइड करेंगे कि कैसे इसके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम किडनी और नेफ्रॉन को डिटेल से स्टडी करेंगे। इंसान के जिस्म के अंदर दो किडनी पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं अ पेयर। मतलब पेयर का क्या मतलब होता है? जोड़ा, मतलब दो हो गए आगे। तो याद रखिएगा, इंसान के जिस्म के अंदर दो किडनी पाई जाती हैं और वो किडनी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। उन यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। और जो नेफ्रॉन होते हैं ये हमने क्या कहा, ये छोटे छोटे होते हैं और ये मिलकर किडनी, तो उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं और ये बहुत सा फंक्शन किडनी का परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए इनको नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किडनी का। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये हमारे पास जो नेफ्रॉन होते हैं इसके अंदर बहुत सा ब्लड जाता है। लाजमी बात है, पहले वो किडनी में जा रहा है क्योंकि किडनी फिर आगे ट्यूबुलर सिस्टम से बनी है, उसमें जाएगा। तो जिस ब्लड वेसल से ब्लड एंटर होगा किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, उसे हम आर्टरी कहेंगे। लेकिन किडनी को हम रेनल भी कहते हैं, रेनल सिस्टम भी कहते हैं, तो इसलिए उसको आर्टरी को हम रेनल आर्टरी कहेंगे। और जिस ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा, ब्लड रिफाइन होने के बाद किडनी से बाहर निकलेगा, उसे हम वेन कहेंगे। और ये एसोसिएट है किससे? किडनी से, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? रेनल वेन कहेंगे। अगर आप गौर करें कि किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसा अगर हम एजुकेशनल डिपार्टमेंट लें तो उसमें अगर देखा जाए तो तमाम इंसान होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे काम करते हैं, टीचर्स होते हैं। कहा तो उन सबको टीचर है, लेकिन उनकी क्या पे उनकी डिफरेंट होती है। किन के लिहाज से? उनकी स्किल के लिहाज से। किसी में क्या स्किल पाई जाती है? कोई SST होते हैं, कोई EST होते हैं, कोई PST, मतलब कोई प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाते हैं, कोई मिडिल सेक्शन में पढ़ाते हैं, कोई हायर उसमें पढ़ाते हैं सेक्शन में। तो इसमें क्या देखा गया कि कैसे, क्योंकि उनकी स्किल के लिहाज से, उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से। इसी तरह अगर हम देखें कि जो किडनी है ये पूरी बॉडी में 1% से भी कम इसका वज़न होता है। कि अगर हम देखें कि किसी इंसान का वेट 100 किलोग्राम है तो इसका नियरली 1 किलोग्राम किडनी का वेट होगा। लेकिन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? क्योंकि जब एक मरतबा दिल धड़कता है तो इसका 20% ब्लड किडनी के पास जाता है रिफाइन होने के लिए। तो इसका मेजर रोल है होम्योस्टेसिस में, इसलिए इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो यहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ किडनी एंड ब्लड इन क्लियरिंग वेस्ट इज एविडेंट, ये सबूत है इसका कि इसको इतना मेजर काम करना पड़ता है। क्या सबूत है? कि इसके पास 20% टोटल ब्लड में से 20% तो इसके पास आता है रिफाइन होने के लिए। आगे हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं ताकि वहाँ से मज़ीद वाज़े होते हैं। चलो वहाँ पर अब डायग्राम को स्टडी कर लें। जी, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे डायग्राम शो हो रही है, जिसमें हमारे पास अगर फिगर 1.4 को देखा जाए तो ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का बताया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एनाटॉमी ऑफ द किडनी। तो एनाटॉमी के किसे कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो यहाँ पे हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो अगर पहले हम यूरिनरी सिस्टम को देखें तो हमारे पास क्या एक पेयर है किडनी का, एक को यहाँ पर क्रॉस सेक्शन से दिखाया हुआ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कह रहे हैं? ये हमारे पास क्या है? कैलेक्स, जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है रेनल पेल्विस। जो रेनल पेल्विस होता है, याद रखिएगा, जितना भी यूरिन होता है ब्लड की फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन बनता है वो हमारे पास किडनी में पेल्विस के अंदर इकट्ठा होता है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि किडनी को हम क्या कहते हैं? रेनल कहते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे रेनल पेल्विस कहेंगे। और यहाँ पर जब यूरिन हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी तो वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी। तो इसके लिए कैरियर के तौर पर क्या है? हमारे पास एक नाली है, एक ट्यूब है, जिसके ज़रिए यहाँ पे यूरिन ट्रैवल करते हुए ब्लैडर के अंदर जाएगी। तो इसको हम ट्यूब को कहते हैं यूरेटर। तो अक्सर ये MD कैट के पेपर में और ज़्यादातर देखा गया है बोर्ड के पेपरों में पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर के तरफ लेकर ट्रैवल करके लेके जाती है, तो वो हमारे पास क्या होता है? यूरेटर। और यूरेटर जो ब्लैडर के अंदर ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग, इसको हम कहते हैं यूरेट्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस असल में कहा जाता है ओपनिंग को। तो इसके ज़रिए यूरेटर यहाँ पर ओपन होता है। तो हमारे ब्लैडर के अंदर
रहता है यूरिन, लेकिन ये देखा गया है कि 500 से 700 मिलीलीटर तक ही हमारा ब्लैडर उस यूरिन को इकट्ठा कर सकता है। इसके बाद हमें क्या फीलिंग्स आती हैं, आज होता है कि इसको हम यूरिन को बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर इसे यूरिन के अंदर हमने देखा मेटाबॉलिटीज वेस्ट जो हमने पहले होमोस्टैसिस में डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो इसके अंदर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जो फालतू मादे होते हैं, तो वो हमारे अगर बॉडी में रहें तो हमें क्या नुकसान दे सकते हैं, इसलिए इसे जिस्म से बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पर ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है और जब इसकी लिमिट पूरी हो जाए ब्लैडर को कि वो कितना यूरिन इकट्ठा कर सके, तो फिर यहाँ पर इसकी एक ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, जिसे हम कहते हैं एक बाहर ऑर्गन होता है, एक ऐसी मतलब पॉइंट होता है, नाली होती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के पास यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर पाए जाते हैं। स्फिंक्टर समझ लें जैसे एक बड़े कोई शाही महल हो ना, उसके दरबान होते हैं जो कि इन और आउट जाने की इजाज़त देते हैं, उनके बगैर ना कोई बाहर आ सकता है ना कोई अंदर जा सकता है। तो इस तरह यहाँ पे देखें कि इसके अंदर नहीं जा सके, यूरेथ्रा के अंदर नहीं जा सकेगा ब्लड जब तक एक्सटर्नल स्फिंक्टर उनको इजाज़त ना, मतलब जब ये ओपन होंगे, यहाँ से ओपन होंगे तो ब्लड ट्रैवल करता हुआ यूरेथ्रा में आएगा। और जो यूरेथ्रा है हमारे पास, अगर मेल की बात करें तो उसका जो ऑर्गन है पीनिस, उसके अंदर ये ओपन होता है, और फीमेल के अंदर वेजाइना के अंदर ये यूरेथ्रा ओपन होता है। तो ऐसे हमने देखा यहाँ पर क्या यूरिन की फॉर्मेशन हुई, यूरेटर से होते हुए ये हमारे पास ब्लैडर में आया, ब्लैडर से ये फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ओपनिंग से ये यूरेथ्रा में आया, और यूरेथ्रा से पीनिस और वेजाइना के जरिए ये बाहर निकल गया। अगर हम एनाटॉमी देखें किडनी के, तो यहाँ लिखा हुआ है कैलिसिस। कैलिसिस किसको कहा जाता है, ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई चीज़ों को, तो इसे क्या कहा जाता है, कैलिसिस। इसके बेसिकली किडनी के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे इसको अगर हम क्या देखें इसकी लोकेशन के हिसाब से, एक होता है हमारे पास मेड्यूला और एक होता है कॉर्टेक्स। रेनल मेड्यूला हमारे पास इनर पोर्शन होता है किडनी का, जैसे ये हमारे पास दिखाया गया है, जैसे आइस क्यूब होते हैं हमारे पास उस तरह की शक्ल दिखाई गई है। और ये जो इसका बाहर वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स। और जहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे यूरिन इकट्ठी होती है इसे हम रेनल पेल्विस कहते हैं। और जिसके ज़रिए ब्लड जाता है किडनी के अंदर उसे हम रेनल आर्टरी, और जिसके ज़रिए यहाँ से ब्लड ब्लड इकट्ठा होकर बाहर जाता है इसे हम रेनल वेन कहते हैं। और पेल्विस से होता हुआ ब्लड बाहर यूरेटर के ज़रिए निकल जाता है। तो यहाँ पे बेसिक से इसका स्ट्रक्चर बताया गया है किडनी का, जिसको हमने देखा कि इसके अंदर क्या पोर्शन होते हैं, और यूरिन बनती है तो वो आगे ट्रैवल कैसे करती है, जिस्म से बाहर किसके थ्रू जाती है, क्या मैकेनिज्म होता है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन कैसे, इसकी क्या टाइप्स होती हैं, नेफ्रॉन होता क्या है, और कैसे ये यूरिन को पैदा करता है, बनाता कैसे है, उसको क्या प्रोड्यूस कैसे करेगा। तो हमने पहले भी कहा कि जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, ह्यूमन किडनीज के अंदर ये अरेंज होता है दो रीजन के अंदर। हमने इसके रीजन को डिस्कस किया, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेड्यूला। आउटर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और इनर हमारे पास क्या, मेड्यूला होता है। तो इन दोनों पोर्शन के अंदर वैसे तो मैंने आपको बताया कि कैसे ये पूरे जो बॉडी है किडनी की वो किससे मिलकर बनी है, इन्हीं से मिलकर बनी है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, कॉर्टेक्स आती है और मेड्यूला आता है। जो हमारे पास नेफ्रॉन है ये अरेंज होता है कॉर्टेक्स के पास, उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ऐसे जो कि एक बॉर्डर में होंगे, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर पे होंगे, उनका ट्यूबुलर सिस्टम कि जो हमारे पास एक लूप है जैसे ये दिखाई गई है, ये किसके, इनर मेड्यूला के अंदर चली जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी। उसे हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जैसे अगर हम इस डायग्राम को देखें, जो हमारे पास यहाँ पे मेड्यूला है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स है, तो इसका मतलब अगर लूप यहाँ पर चली जाए, इसका मतलब फेस यहाँ पर हो और इसके जिंदगी के लूप ऑफ हेनले है ये इसके अंदर चली जाए, इसे हम कहेंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी। और जो सिर्फ इसके बाहर वाले पोर्शन में पाए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्टिकल। क्या कहेंगे उसे हम, कॉर्टिकल। तो इस तरह हमने देखा नेफ्रॉन की दो टाइप हैं, किसके लिहाज से, रीजन के लिहाज से कि कहाँ पर वो पाए जाते हैं। जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है, वो काम करता है बेसिक कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करने के लिए, ऐसी यूरिन जिसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी।
तो अब इस पॉइंट को हम जब आगे इसको लेकर चलेंगे इस टॉपिक को, तो वहाँ पर ये पॉइंट आपके ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ख़ास तौर पर जब हम इसका नेचर पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, इसकी नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वैसे तो हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन जो यूरिन पैदा होती है उसकी हम की कंसंट्रेशन को स्टडी करेंगे, तो वहाँ आपको ये ज़्यादा इसके क्या ज़्यादा वाज़ेह तौर पर आपको इसकी समझ आ जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन बताया गया है, यहाँ पे हमारे पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बताया गया है, ये इसका फेस, और यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और ये नीचे लूप है, देखें ये थोड़ी है, ठीक है, इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर, जबकि इसके अंदर देखें तो इसकी लूप बहुत ज़्यादा है। ये कौन सा पार्ट है? मेडुलरी। ये क्या है? कॉर्टिकल। तो इसका बहुत थोड़ी, इसलिए इसको कॉर्टिकल ही कहा जाता है, लेकिन इसकी अगर लूप देखें तो ये हमारे पास मेड्यूला के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट गई हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। इसके बाद हम अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास नेफ्रॉन होता है उसके जो इनर पोर्शन होता है वो एक कप शेप की तरह एक स्वेलिंग, मतलब एक अंदर की तरह एक सूजन सी बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। उसे हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। जो बोमेन कैप्सूल होता है हमारे पास, वो कैपिलरीज का एक पूरा एक बॉल होता है, उसके आसपास होता है। जो बोमेन कैप्सूल है वो एक कैपिलरीज का एक पूरा एक जमगट्टा जिसे हम कहते हैं वो बना होता है। उस जमगट्टे को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। उसके जो क्लोज पैकिंग होती है कैपिलरीज की, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। उसके इर्द गिर्द होता है। जो ग्लोमेरुलस है वो सर्कुलेट करता है ब्लड कैप्सूल के थ्रू, और जो कि फिर एफरेंट आर्ट्रियोल और लीव करता है इसको, कैप्सूल को, बाय इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, जो आपको याद हो, जो हमने लास्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर है जो हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था हार्ट के शेप को, जिसमें हमने देखा था जो मेन होती है उसे हम ओर्टा कहते हैं, जो बाहर की तरफ ब्लड को लेकर जा रही होती है, ओर्टा। तो फिर आगे वो क्या करता है? आगे सब जब डिवाइड होती है, सब डिवाइडेड आगे किसी न किसी उसमें वो आगे फिर डिवाइड होती रहती है, उसे फिर हम आर्ट्रियोल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल। तो इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। तो ये देखें, आपको एक सी शेप, कप शेप आपको नजर आ रहा होगा बाहर की तरफ। ठीक है, जो हमारे पास बाहर के, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। और हमने ये कहा बोमेन कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर इसके अंदर ब्लड एंटर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल फ्रॉम रेनल आर्टरी। कहाँ से आ रहा होता है? ये रेनल आर्टरी से ये यहाँ पर ब्लड एंटर हो रहा होता है। तो ये देखें, अब उसने लास्ट में हमने कहा कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है सर्कुलेट करता है ब्लड कैप्सूल से, और ये कहाँ पे? एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है, और लीव करता है कैप्सूल को एफरेंट आर्ट्रियोल से। तो जो हमारे पास ये, इसे हम आर्ट्रियोल जो ग्लोमेरुलस से आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इफरेंट। इसे हम कहेंगे एफरेंट, इसे हम क्या कहेंगे? इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो इसको अगर हम, आपको पता है कि जो मेन पार्ट होता है आगे वाला, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल। जो बैक वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं डिस्टल। तो ये हमारे पास ऐसे ट्यूब आ रही है, ऐसे यहाँ पर क्वाइल हुई, और यहाँ पर फिर ये नीचे लूप में गई, और फिर यहाँ पे ये अलहदा। तो ये पोर्शन जो शुरू में पाया जाता है उसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। इसको हम लफ्ज यूज करते हैं कन्वोलेटेड। कन्वोलेटेड कहते हैं एक घूमता फिरता हुआ, अंदर उलझा हुआ। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जो ये नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ ये पेनिट्रेट कर रहा है, तो देखें हमारे पास एक लूप बना रहा है। लूप किसे कहते हैं? कोई भी एक ऐसी चीज जो एक सर्कुलर फॉर्म में बनाए। जब इसका देखें तो एक पॉइंट इधर है और दूसरा इधर, एक नीचे लूप बना लिया, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और इसके ऊपर आर्टरीज और वेन का एक नेटवर्क है। इसलिए जो अब हमें पता है आर्टरी और वेन का जब नेटवर्क बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी नेटवर्क। तो इसके ऊपर एक कैपिलरी नेटवर्क है, तो इसे हम कहते हैं वेसा रेक्टा भी कहा जाता है जिसे। फिर यहाँ पर एक आखिर में देखें, ट्यूब एक डक्ट के अंदर जा रही है एक पूरी, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर कोई और नेफ्रॉन की ओपनिंग यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कोई और नेफ्रॉन अपना जो होगा डिस्टल ट्यूब्यूल यहाँ पर डालेगा, यहाँ पर डिस्टल ट्यूब्यूल कोई और नेफ्रॉन। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत से नेफ्रॉन के तो फिर ये स्ट्रक्चर एसोसिएट होते हैं। जो बोमेन कैप्सूल है मैंने आपको बताया, ये फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, इसमें ये होता है आगे रन करता रहता है। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये पेल्विस के अंदर होती है, क्योंकि जो फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस से,
ये पास होता है स्ट्रक्चर से और प्रोसेस्ड अल्टीमेटली फॉर यूरिन। जब भी हम कोई चीज़ फिल्टर करते हैं, जो हमें चीज़ मिलती है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, उसे हम क्या कहते हैं फिल्ट्रेट। तो वो हमारे पास क्या है, यूरिन फॉर्मेशन होती है। जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल होते हैं नेफ्रॉन के, उसके साथ क्या इंटरमिंगल मिली हुई होती है, उनको घेरा हुआ होता है। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के डिस्टल कैपिलरीज होती हैं जो नीचे लूप ऑफ वेसल के अंदर के ऊपर होती हैं, जिसे हम वेजा रेक्टा भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ आपको इस स्ट्रक्चर के जरिए ये एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर हमारे पास ब्लड एंटर होगा, ग्लोमेरुल यहाँ पे इसकी वाल ना असल में पोरस होती हैं, इसलिए यहाँ पर ये आगे ब्लड ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पर ये नीचे लूप ऑफ जो नीचे की तरफ जा रही है, जो नीचे की तरफ जा रही है इसे हम कहते हैं जो हमें पता है डिसेंडिंग होती है। तो इस लूप ऑफ हेनले जो नीचे की तरफ जा रही होती है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर जो ऊपर की तरफ जा रही है ये वाले से हम कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो अब हम देखेंगे कि यूरिन बन कैसे रही है। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन, जो ब्लड पास हो रहा है ग्लोमेरुलस से, ये फिल्टर हो जाता है बोमेन कैप्सूल के अंदर। और इसमें क्यों यहाँ पे फिल्टर होगा, फिर दूसरे पार्ट जैसे वेसल के होते हैं वहां पर जाएगा, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस की वाल होती है ना ये पोरस, यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। और जो ब्लड प्रेशर का छोटा सा एक फ्रैक्शन होता है, थोड़ा सा हिस्सा होता है, वो कि फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रोवाइड करेगा। मतलब पीछे से जो ब्लड का प्रेशर आ रहा है वो क्या प्रोवाइड करेगा, फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास क्या जो बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, जो कैप्सूल ये बना हुआ है, यहाँ पे ये पोर्स होते हैं। मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर क्या पोर्स पाए जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर से ब्लड जाएगा तो यहाँ पर ये फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आगे जाएगा वो हमारे पास वेस्ट होगा, जो यहाँ पर बाकी रहेगा ये ब्लड होगा। जो फिल्ट्रेट होगा जो बोमेन कैप्सूल के अंदर होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस से हासिल हुआ है। ग्लोमेरुलस के अंदर हमारे पास क्या ब्लड ट्रैवल कर रहा था, तो उससे जो हमें वेस्ट हासिल हुआ उसे हम क्या कहेंगे, जो फिल्ट्रेट हासिल हुआ उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट वगैरह भी होंगे एक्वा सोल्यूशन के अंदर। तो ऐसे देखें, अगर हमने क्या कहा है यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे। तो इस यूजफुल सब्सटेंसेस को हमें दोबारा अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना चाहिए ताकि जिस्म से बाहर ना निकले, क्योंकि ये हमारे काम आने वाले हैं। तो इसलिए इनकी रीएब्जॉर्प्शन होगी। जितने भी यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, हिस्से हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। और जब ये फिल्ट्रेट लीव करेगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को, तो इसमें बहुत सा नाइट्रोजनस वेस्ट ही रह जाएगा। कि जब यहाँ से हमारे पास ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है इसके अंदर ये दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो नीचे जाएगा वो हमारे पास वेस्ट ही रह जाएगा। फिर ये लिखा हुआ है कि सिक्रीशन, जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है ये सिक्रीट करता है सब्सटेंसेस को ल्यूमेन के अंदर। जो सिक्रीशन सिलेक्टिव होती है और इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं ताकि बैलेंस कर सके पीएच वैल्यू को फिल्ट्रेट की, जो कि ट्यूब्यूल से निकल रहा है। कि जो हमारे पास ये ल्यूमन जो अंदर वाला हिस्सा होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन वो सिक्रीट करेंगे ताकि पीएच ठीक रहे, क्योंकि पीएच ठीक होगी तो फिर आगे वो हमारे लिए, अगर पीएच ज़्यादा होगी तो वो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकती है। इसलिए पीएच को मेंटेन करने के लिए तो सिक्रीशन होती है इसकी वाल से। तो इसमें हमने देखा कि कैसे यूरिन बना। अब हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, किडनी को डिस्कस किया, किडनी के स्ट्रक्चर को देखा, यूरिनरी सिस्टम को देखा, उसमें देखा कि किडनी किससे मिलकर बना, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन को देखा कि वो कितनी टाइप्स के हैं, और फिर देखा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, और लास्ट में देखा कि यूरिन बनती कैसे है। तो इसमें हमने यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस किया। अब ये हमने देखना है कि ये रीअब्जॉर्ब कैसे होगी, कौन से हार्मोन है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस काम में, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के बारे में अगर आपको कोई क्यूरी या आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जिसको मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको क्लियर करूंगा उनको नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपको अच्छे से वजाहत कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।